हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आज के लास्ट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है कंप्लीट करवा दी है और आज हमारा लास्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो लाया गया था, हमारे देश को आज़ादी किस तरीके से देनी है उसके संबंधित सारे प्रावधान हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को माउंटबेटन प्लान के बारे में करवाया था और उसमें ही मैंने बताया था कि माउंटबेटन प्लान में जो भी सारे प्रावधान किए गए थे उसे जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ही हमारे देश में कार्यान्वित किया जाता है। तो आज हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं और ये हमें मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है। जैसा आप लोग अगर मेरे साथ कंटिन्यू रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवाया है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग करवाई थी कि किस तरीके से अंग्रेज जो है वो हमारे देश में आना स्टार्ट हुए थे। इसके अलावा उन्होंने किस तरीके से फिर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में करवाई हैं। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस तरीके की थी, सोशल पॉलिसीज़ किस तरीके की थी, इसके अलावा उन्होंने हमारे देश में क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए हैं, सब कुछ मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में करवाया। फिर किस तरीके से जो है 1857 की क्रांति हुई, किस तरीके से आगे फिर हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट देखने को मिलते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को जो है काफ़ी डिटेल में करवाई हैं। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट वाले वीडियोस का रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे भी मॉडर्न हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोज़ जो है वो कंटिन्यू रखूँ, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और फीडबैक दे के बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि आगे भी मैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट है उसको अपलोड करती रहूँ, या फिर आप लोग कुछ और चाहते हैं तो आप लोग अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं। मैं उस अकॉर्डिंग ही जो है आगे के वीडियोस लेकर आऊँगी। तो अभी तक जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छे तरीके से करवाया है, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। तो मैंने जब से चैनल स्टार्ट किया है तो हिस्ट्री तो मैंने हमेशा कंटिन्यू ही रखा है। हिस्ट्री ही मेरा एक तरीके से पर्पज़ रहा है, हिस्ट्री के वीडियोज़ लेके आना। तो मैंने अभी तक बहुत कुछ जो है कंटिन्यू करवाया है। आगे आप लोग बताइएगा, जैसा आप लोग अगर बताएंगे तो ही मैं हिस्ट्री अब आगे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर अब मैं हिस्ट्री जो है वो इतना ही रखूँगी। तो आप लोग प्लीज़ अपने जो सजेशंस हैं वो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो मैंने आप लोगों को एटली की जो घोषणा थी उनके बारे में भी करवाया था, जो कि ब्रिटेन के उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्लाइमेट एटली। तो उन्होंने जो है 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि 30 जून जो है 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन जो है वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो ये हमें एटली की घोषणा देखने को मिलती है। लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो इस उनका जो ये इन्होंने घोषणा की थी इसको मुस्लिम लीग जो है स्वीकार नहीं करती है और वो लोग जो है आंदोलन करने लग जाते हैं और भारत के विभाजन की बात करने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है उन्होंने ये कहा था कि वो भारत को आज़ादी दे देंगे, भारत एक स्वतंत्र राज्य या फिर स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन इसमें जो है क्लाइमेट एटली ने पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं कही थी, पाकिस्तान के निर्माण के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। तो इस वजह से मुस्लिम लीग जो है वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हो जाती है और फिर वो लोग जो है प्रदर्शन करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं और बहुत बड़े लेवल पे हमें देखने को मिलता है कि उसके बाद सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सांप्रदायिक हिंसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो उसी को देखते हुए फिर जो है विभाजन को स्वीकार करना पड़ जाता है। और उस टाइम पे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था कि अब हमें जो है भारत और पाकिस्तान नाम के जो दो देश हैं उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा और भारत के विभाजन के लिए सब लोगों को एग्री करना ही पड़ेगा। एक यही उस टाइम पर रास्ता नज़र आ रहा
था, जिस तरीके की भी घटनाएं हो रही थी उनको रोकने के लिए। तो उसके बाद फिर जो है माउंटबेटन आते हैं हमारे देश में वायसराय बन के, और ये हमारे देश के अंतिम वायसराय देखने को मिलते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बताया है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि माउंटबेटन जो है वो 3 जून की योजना लेके आते हैं। तो इसमें वो घोषणा करते हैं भारत के विभाजन के बारे में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारत और पाकिस्तान दोनों के निर्माण की बात की जो है इसमें घोषणा की जाती है। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लेती हैं, और इस तरीके से फिर जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर आता है और इसे फिर पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। तो ये यहाँ से हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर आप लोग जो है डिटेल में जानना चाहते हैं एटली की घोषणा के बारे में, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फिर माउंटबेटन योजना के बारे में, तो ये सारे टॉपिक मैंने काफ़ी डिटेल में करवाए हैं। आप लोग लास्ट वाले वीडियोज़ में जाके और भी डिटेल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पृष्ठभूमि बता दी है कि किस तरीके से हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो अब हम लोग जो हैं 1947 में जो अधिनियम आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसके प्रावधान या फिर उसकी विशेषताओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, तो इसमें सबसे पहला तो यही प्रावधान किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो है भारत से जो है ब्रिटिश राज पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया था कि भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनाए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा था, यानी कि इसमें किस तरीके की सारी चीज़ें उस टाइम पे हुई थी वो सारे प्रावधान इस अधिनियम में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें सीधा सीधा कह दिया था कि 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश राज जो भारत में देखने को मिल रहा था वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। साथ ही इसमें विभाजन को भी स्वीकार कर लिया जाता है और भारत और पाकिस्तान नाम के जो 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे उनको भी स्वीकृति दे दी जाती है। इसके अलावा इसमें अभी तक जो हमें वायसराय का पद देखने को मिल रहा था वो भी समाप्त कर दिया जाता है। उसके स्थान पे दोनों देशों की अपने अपने गवर्नर जनरल के पद का सृजन कर दिया जाता है, और यही गवर्नर जनरल जो है वो बाद में हमें राष्ट्रपति बनते हुए नजर आते हैं। तो ये हमें यहाँ से देखने को मिलता है, यानी कि अभी जो है इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जैसे वायसराय जो है वो ही सबसे बड़ा प्रमुख हुआ करता था ब्रिटिश राज के दौरान, तो अब वायसराय का जो पद था उसको समाप्त कर दिया था। उसके जगह पे दोनों देश जो भारत और पाकिस्तान जो नए देश बने हुए थे उनके लिए जो है गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया था, और वही जो है सबसे प्रमुख हमें देखने को मिल रहा था जब तक जो है दोनों देशों के अपने अपने संविधान नहीं बन जाते हैं, उनकी सही तरीके से विधानसभाएं जो हैं, संसद जो है, मतलब इनकी यहाँ पे जब तक कार्यवाही सही से शुरू नहीं हो जाती है तब तक जो है यही गवर्नर जनरल जो है वो सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। तो इसका भी इसमें प्रावधान किया गया था। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि दोनों जो राष्ट्र हैं उनको अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार है, अपनी संविधान सभा बनाने का अधिकार है। तो ये भी इसमें प्रावधान किए गए थे। इसके अलावा इसमें और क्या क्या कहा गया था अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो इसमें कहा था कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का कोई भी अधिनियम जो है वो इन दोनों राष्ट्रों में से किसी में भी लागू नहीं होगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें अभी तक जो है भारत में किसी भी तरीके का कुछ भी काम होना है तो उसके लिए ब्रिटिश संसद ही सारे निर्णय लिया करती थी। ब्रिटिश संसद जो भी अधिनियम पारित कर देती थी वही हमारे देशों में लागू हुआ करते थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा ये साफ साफ प्रावधान कर दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जब दोनों देश आज़ाद हो जाएंगे तो उसके बाद ब्रिटिश संसद का बनाया हुआ कोई भी अधिनियम, कोई भी कानून जो है वो इन देशों पर लागू नहीं होगा। तो ये इसमें प्रावधान किया गया था। इसके अलावा मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो अभी तक शाही उपाधि दी जाती थी, यानी कि ब्रिटेन के सम्राट को भारत का सम्राट भी कहा जाता था, तो भारत के सम्राट वाली जो उपाधि थी उसको भी समाप्त कर दिया गया था। यानी कि अब ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो भारत के सम्राट नहीं रहे थे। तो ये सारे प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। आप लोग इन्हें इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझेंगे तो भी आप लोग इनको याद कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है ब्रिटिश शासन हमारे देश में समाप्त हो गया था और विभाजन को भी स्वीकृति दे दी गई थी
थी, और जब विभाजन को स्वीकृति दे दी जाती है तो फिर दोनों देश जो हैं वो अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार भी मिल जाता है। दोनों देशों के लिए जो है गवर्नर जनरल के पद का भी सृजन कर दिया जाता है, और ब्रिटेन की जो संसद है उसका कोई भी अधिनियम, कोई भी कानून जो है वो अब हमारे दोनों देशों पर लागू नहीं होगा। तो ये सारे प्रावधान इसमें देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा कुछ और भी प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं, हम लोग उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये तो हम हुई दोनों राष्ट्रों की बात, इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि जो देसी रियासतें थीं जो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में हमें देखने को मिल रही थी, उनके लिए भी अलग से प्रावधान किए गए थे कि जितनी भी तरीके की जो रियासतें हैं वो जो हैं उनको ये स्वतंत्रता दे दी जाती है कि वे चाहें तो भारत या फिर पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या फिर चाहें तो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो ये जो प्रावधान किया गया था इसमें, इस प्रावधान की वजह से ही हमें सारी गड़बड़ देखने को मिलती है। इस प्रावधान की वजह से ही हमें इतनी ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिलती है। इसकी वजह से ही कश्मीर का जो मुद्दा तब से चला आ रहा है और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, वो भी हमें इसी प्रावधान की वजह से देखने को मिलता है। उस टाइम पे हमारे देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, और ऐसा कहा गया था जब हमारे देश को आज़ादी दी गई थी तब ऐसा कहा गया था कि जितनी रियासतें इस देश में हैं, इसको चाहे आज़ादी मिल भी जाए उसके बाद भी इतने ही इस देश के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश जो है वो अभी तक यूनाइट होके चला आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है। लेकिन जो ये प्रावधान किया गया था इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि मोस्टली रियासतें तो चलो एग्री कर गई थी और हमारे देश के साथ मिल गई थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी रियासतें थीं जैसे कि हैदराबाद हैं, तो उसको भी हमारे देश में शामिल कराने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, और इसमें हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी बड़ा योगदान देखने को मिलता है। उसके लिए एक अलग से आंदोलन भी चलाया गया था हैदराबाद को जो है हमारे देश में मिलाने के लिए। उसका नाम आप लोग मुझे बताइएगा, वैसे मैं ही बता देती हूँ, उसको पोलो अभियान कहते हैं। तो उसके द्वारा जो है हमारे देश में हैदराबाद को मिलाया गया था। इसके अलावा जो जूनागढ़ की रियासत थी उसको भी, लेकिन हाँ सिचुएशन ऐसी बनी कि वो भी हमारे देश के साथ मिल जाते हैं, एग्री कर जाते हैं। लेकिन जो कश्मीर उस टाइम पर हुआ करता था उसको लेके जो है काफ़ी बवाल हमें देखने को मिलता है, और उसकी वजह से फिर आप लोगों को भी पता ही होगा कि किस तरीके की सिचुएशन बनी, किस तरीके के फिर कश्मीर में सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, किस तरीके की सांप्रदायिक दंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगे थे। और एट दी एंड जो है जो वहाँ के राजा थे उन्होंने हमारे देश में जो है वो साइन तो कर दिए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, लेकिन उसके बाद भी जो है चीज़ें ठीक नहीं हुई, और कश्मीर का मुद्दा जो है वो अभी तक हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो हमें सिर्फ एक इसी प्रावधान की वजह से देखने को मिलता है कि अगर इसमें रियासतों को ये स्वतंत्रता ना दी गई होती कि वो चाहे तो भारत में मिल सकती हैं या फिर पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रह सकती हैं, तो कश्मीर जो है वो बेसिकली स्वतंत्र रियासत की तरह रहना चाहती थी। तो यही हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रावधान को ज़रूर से आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा और क्या इसमें प्रावधान किए गए थे, तो इसमें यह भी कहा गया था कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता है तब तक जो दोनों नए राष्ट्र बने हैं उनमें शासन व्यवस्था जो है वो भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, उसके अनुसार ही सारे काम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसमें यह भी स्वतंत्रता दी गई थी दोनों देशों को कि वो चाहें तो इन जो कानून थे 1935 के अधिनियम के, जो भी उसमें प्रावधान किए गए थे उनमें सुधार कर सकती है, उनको एक्सेप्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जल्दी से जल्दी वो जो है अपने कानून बना ले, लेकिन जब तक नहीं बनते हैं तब तक सारी चीज़ें जो है वो 1935 के अधिनियम के अनुसार ही चलेंगी। तो ये हमें इसमें प्रावधान देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो है भारत के गवर्नर जनरल और जो प्रांतीय राज्य हुआ करते थे, ये आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये प्रांतीय राज्यों के गवर्नर जनरल का यहाँ पे वर्णन किया गया है, उनको संविधान का प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो ये आप लोग स्टेटमेंट सही कर लीजिएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, यानी कि भारत में वायसराय का पद को समाप्त कर दिया गया था, उसकी जगह पे जो है गवर्नर जनरल के पद जो है उसको सृजन किया गया था। इसके अलावा राज्यों के लिए भी अलग से जो है वो गवर्नर जनरल बनाए गए थे, गवर्नर बनाए गए थे। जो अगर हम लोग बात करें राष्ट्र के लिए जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था, और अलग अलग जो राज्य हुआ करते थे, जो प्रांत हुआ करते थे,
उनके लिए गवर्नर बनाए गए थे। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है वो जो है संविधान के प्रमुख हुआ करेंगे, जब तक जो है अगर हम लोग बात करें मंत्रिपरिषद जो है वो कार्य करना शुरू नहीं कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिल रही थी। और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है कि जो भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था उसे ही बाद में चल के हम लोग राष्ट्रपति कहने लग जाते हैं। और अभी राज्यों का जो प्रमुख होता है वो प्रेजेंट टाइम में भी हमें गवर्नर ही देखने को मिलता है, और देश का जो सबसे प्रमुख होता है उसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। लेकिन इस अधिनियम के अनुसार जो है राष्ट्रपति की जगह पे गवर्नर जनरल शब्द का यूज किया गया था कि देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख होगा वो गवर्नर जनरल होगा और राज्यों का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो गवर्नर होगा। तो ये यहाँ पे इसमें प्रावधान किया गया था और उनको जो है राज्यों की मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ेगा। तो ये भी इसमें प्रावधान किया गया था और इसी प्रावधान के अनुसार प्रेजेंट टाइम में भी जो अलग अलग राज्यों में गवर्नरों की नियुक्ति की जाती है तो वो इसी का हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो सिविल सेवा चली आ रही थी काफ़ी लंबे टाइम से हमें देखने को मिलता है, मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में करवाया था कि किस तरीके से जो है सिविल सेवा की हमारे देश में शुरुआत की गई थी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि किसने सिविल सेवाओं की शुरुआत हमारे देश में की थी। आप लोग मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस अधिनियम में ये भी प्रावधान किया गया था कि सिविल सेवकों में जो नियुक्तियां की जाती हैं इसके अलावा उनको जो आरक्षण दिया जाता है वो प्रणाली अब समाप्त कर दी गई थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें अभी तक जो है सिविल सेवकों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही की जाती थी, तो इसीलिए इसमें समाप्त कर दी गई थी। लेकिन ये कहा गया था कि अब जो है दोनों देशों की सरकारें जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने अपने सिविल सेवकों का नियुक्ति करेंगी, उनको जिस तरीके से भी आरक्षण देना है वो अपनी अपनी व्यवस्था निर्धारित करेंगी। लेकिन इसमें यह भी कहा गया था कि जो लोग पहले से जिनको जो सुविधाएं मिलती आ रही हैं, यानी कि अगर हम लोग बात करें 15 अगस्त 1947 को जब दोनों देश आज़ाद होते हैं उसके पहले जो भी लोग सिविल सेवक हुआ करते थे, जिनकी भी मतलब अगर हम लोग बात करें जिनका रिटायरमेंट हो गया था, तो उनको जिस तरीके की सुविधाएं मिल रही थी वो उनको मिलती रहेंगी। तो ये भी इसमें हमें प्रावधान देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे देश में जो है सिविल सेवकों की नियुक्ति अब नहीं की जाएगी, दोनों देशों को जो है अपने अपने सिविल सेवकों की नियुक्ति अब खुद करनी होगी। तो ये हमें इसमें प्रावधान देखने को मिलता है। तो ये सारे जो हैं इसमें हमें कुछ प्रावधान देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि बाद में फिर 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो जाता है और समस्त शक्तियां भारत और पाकिस्तान नाम के जो स्वतंत्र नए डोमिनियन बनते हैं, राष्ट्र बनते हैं, उनको स्थानांतरित कर दी जाती हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था और यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि माउंटबेटन जो हैं, जो कि अंतिम वायसराय हुआ करते थे हमारे देश के, वो ही हमारे स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। तो ये बात जो है वो आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि 14-15 अगस्त 1947 को दोनों देश जो हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं और हमारे देश से ब्रिटिश शासन जो है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन ये तो हमें सारी प्रशासनिक चीज़ें देखने को मिल रही थी। अगर हम लोग बात करें लोकल लेवल पे क्या हो रहा था, तो लोकल लेवल पे जब देश का विभाजन होता है तो लोगों को तो पता ही नहीं था कि किस तरीके से चीज़ें हैं, किस तरीके से ये सारी प्रशासनिक चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इनकी समझ आम लोगों को तो नहीं होती है। तो इसी वजह से आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि किस तरीके से जब विभाजन होता है, जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो एक तरफ तो आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा होता है और दूसरी तरफ जो है वो सांप्रदायिक दंगे कितने ज़्यादा बढ़ गए थे, कितने ज़्यादा लोग जो हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो लोग मतलब विभाजन हो गया था देश का, तो उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब किस देश के नागरिक हैं, भारत के हैं या फिर पाकिस्तान के हैं, उनको कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि प्रशासनिक लेवल पर तो ये सारी चीज़ें चल रही थी लेकिन आम लोगों को तो इनका कुछ अता पता ही नहीं था। तो इस वजह से आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं, कितने ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ के यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, उनको
समझ ही नहीं आ रहा होता है। इतने सालों से वो जिस जगह पर रह रहे थे, जिस देश में रह रहे थे, उनको ये समझ ही नहीं आता है कि वो देश जो है अब उनका है भी या फिर नहीं है, और उनको जाना कहाँ है, कहाँ रहना है, कुछ भी अता पता नहीं था। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी बड़े लेवल पे हिंसा होती है, काफ़ी सारी लोग जो हैं वो इधर उधर भटकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने भी सुनी ही होंगी, किस तरीके से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके ऊपर कई सारे किताबें भी लिखी गई हैं, कई सारी ऐसी स्टोरीज़ भी बनाई गई हैं, कई सारी ऐसी मूवीज़ भी बनाई गई हैं जिसमें विभाजन के टाइम पे जो भी हिंसा हुई थी उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो आप लोगों ने भी ज़रूर देखा सुना होगा, जिससे आप लोगों को भी आइडिया होगा। तो एट दी एंड अगर कुछ भी हुआ हो लेकिन हमारे देश को आज़ादी मिल जाती है, तो ये आप लोग जो है इसको याद रख लीजिएगा। ये किताबी बातें तो अलग हैं, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश को आज़ादी मिलती है, किस तरीके की उस टाइम पे चीज़ें हुई थी, विभाजन क्यों हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। विभाजन नहीं होता अगर इतने बड़े लेवल पर जो है सांप्रदायिक हिंसा जो होने लगी थी, अगर वो नहीं होती तो शायद विभाजन नहीं होता। लेकिन जितनी सारी घटनाएं उस टाइम पे देखने को मिल रही थी, उसके बाद विभाजन ही एक लास्ट ऑप्शन नज़र आ रहा था। तो इस वजह से हमारे देश का विभाजन करना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा। जैसा भी आप लोग आगे चाहते हैं कि आगे मैं हिस्ट्री के वीडियोस और कंटिन्यू रखूं या फिर नहीं रखूं, आप लोग अपने आंसर्स ज़रूर दीजिएगा, अपने सजेशन दीजिएगा। मैं उस अकॉर्डिंग जो है आगे के वीडियोस लेकर आऊँगी। बाकी हिस्ट्री के अलावा और किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।